जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 35 है, फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट, मीडिएटेड डिस्कोर्स एंड सोसाइटी। अच्छा, इस टॉपिक में हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो मीडिया की लैंग्वेज होती है, ख़ासकर अगर हम जर्नलिज़म की बात करें तो वो किस तरह से सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है और सोसाइटी जो है वो मीडिया टेक्स्ट को किस तरह से शेप करती है। The analysis of journalistic discourse and its social embeddedness has known significant advances in the last 2 decades, especially due to the emergence and development of critical discourse analysis. यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर हम आखिरी 20 सालों में देखें तो CDA ने ये दिखाया है कि जो मीडिया टेक्स्ट होता है, जिस तरह न्यूज़ रिपोर्ट की आप एग्जांपल ले लें, तो उसको किस तरह से सोशल एम्बेडेडनेस के तौर पे दिखाया गया है, समाजी मसाइल के साथ उसे किस तरह से रिलेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रिमेन अंडर रिसर्च: द टाइम प्लान इन डिस्कोर्स एनालिसिस, द डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज ऑफ सोशल एक्टर्स एंड एक्स्ट्रा एंड सुप्रा टेक्सचुअल इफेक्ट ऑफ मीडिएटेड डिस्कोर्स। अच्छा जी, हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइम प्लान की बात करें, वक्त की बात करें, तो अक्सर जब हम मीडिया का एनालिसिस करते हैं ना, किसी भी टॉपिक का, किसी भी इंसिडेंट का, तो उसको हम उस स्पेसिफिक टाइम में ही एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मीडिया टेक्स्ट होता है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है और सोसाइटी पर भी उसके वक्त के साथ साथ असरात जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसे भी समझना ज़रूरी है। इसे बायोग्राफी ऑफ पब्लिक मैटर्स भी कहा गया है। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ पब्लिक मैटर्स आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने दिया है, सोशल एक्टर की स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है, यानी मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है ना वो अक्सर उन लोगों के ज़रिए होता है जो किसी मसले की जो मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं ना वो रखते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गया, इस तरह से एक्टिविस्ट वगैरह हो गए। तो इन लोगों ने ना मीडिया टेक्स्ट के पहले और बाद क्या कहा और किस प्लेटफॉर्म पर कहा, ये भी एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा टेक्सचुअल इफेक्ट्स। इसमें किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो मीडिया का असर है ना वो सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं होता है। एक्स्ट्रा टेक्सचुअल का मतलब है कि उसका सोसाइटी और लोगों की सोच पे, उनके जो फैसले होते हैं, उनके जो रस्म रिवाज होते हैं, उन पर क्या असर होता है, तो ये सब भी देखना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि मीडिया की जो लैंग्वेज है ना उस पे जो रिसर्च की गई है उसका जायज़ा लिया गया। यहाँ पे फॉलर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। फॉलर एग्जामिन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़ लैंग्वेज सच एज ट्रांसटिविटी एंड सिंटैक्स, लेक्सिकल स्ट्रक्चर, मोडेलिटी एंड स्पीच एक्ट। फेयरक्लॉफ प्रपोज सम ऑफ द मोस्ट सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ जर्नलिस्टिक डिस्कोर्सेज और लैंग्वेज यूज। सबसे पहले फॉलर का ये कहना था, मीडिया लैंग्वेज के कुछ लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट का तजिया किया था, जिस तरह सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स मतलब कि जो जुमले का एक स्ट्रक्चर होता है, लेक्सिकल स्ट्रक्चर हो गया, अल्फाज का चुनाव, मोडेलिटी जिसमें पॉसिबिलिटीज़ का इजहार हो रहा होता है या जज्बात का, इसी तरह से स्पीच एक्ट के जो बात का मकसद है वो क्या है। और फेयरक्लॉफ ने ये कहा कि जो मीडिया डिस्कोर्स है ना उसका एक सिस्टमैटिक तरीक़ाकार भी होता है। ठीक है, अब किस तरह मीडिया डिस्कोर्स सोसाइटी की तस्वीर बनाता है और किस तरह से ये जो सोशल रिलेशन होते हैं ना उनको ट्रांसफॉर्म करता है। फिर यहाँ पे इन्होंने CDA और जर्नलिज्म के बारे में बात की है। These studies have advances a research program that involves questioning the role of discourse in the production and transformation of social representation of reality as well as social relation. CDA has set itself the goal of looking beyond text and taking into account institutional and socio-cultural context. In the analysis of journalistic practice, this task is particularly challenging given the fact that journalism intersects with all fields of society. Developing a research program that encompasses all the movements in the life of particular news, the text, as well as the wider picture of media discourse produced on a given topic is therefore a key but unaccomplished goal of the CDA research community. ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जर्नलिज्म जो है ना वो हर फील्ड के साथ लिंक्ड है, वो हर फील्ड के साथ इंटरसेक्ट करता है, सियासत के साथ भी, कल्चर के साथ भी, इकोनॉमी के साथ भी। अब CDA जब किसी भी फील्ड में एनालिसिस करता है, किसी चीज़ को एनालाइज करता है, तो वो उस तमाम पहलुओं को कवर करता है।
तो अब अगर जैसे कोई न्यूज़ तैयार होती है तो न्यूज़ की जो पहले का बैकग्राउंड था और फिर पब्लिश होने के बाद लोगों ने उसको कैसे रिसीव किया और उसका लॉन्ग टर्म सोशल असर क्या है, तो सीडीए को जर्नलिज्म को एनालाइज करने में ये एक चैलेंज है कि सीडीए है बहुत सारी फील्ड के साथ लिंक्ड, तो इसको एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, नाम से जाहिर है, रिविजिटिंग का मतलब है कि इसमें हम ये देखेंगे, दोबारा से स्टडी करेंगे सीडीए के बारे में कि किस स्कॉलर ने सीडीए को किस तरह से डिफाइन किया है। CDA is the single most authoritative line of research regarding the study of media discourse. Van Dyke, Norman Fairclough and Ruth Wedick. अच्छा जी, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है कि CDA जो है ये एक पावरफुल टूल है जो मीडिया लैंग्वेज है उसको स्टडी करने के लिए, और इसमें किन स्कॉलर्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो काबिल ज़िक्र हैं। ये भी आपने याद रखना है कि CDA के स्कॉलर्स के नेम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। वैन डाइक है, नॉर्मन फेयरक्लॉफ और रूथ वुडिक। अब ये वाला एक कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया था, सीडीए बेसिकली कहाँ से आया था, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। वेस्टर्न मार्क्सिज्म एज अ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रामशी, अल्थुसर एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट बैकड्रॉप ऑफ सीडीए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वेस्टर्न मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस था, और वेस्टर्न मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसमें कौन से स्कॉलर इंपॉर्टेंट है जिस तरह सीडीए के स्कॉलर थे, तो ये हैं जी ग्रामशी, अल्थुसर एंड फ्रैंकफर्ट। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इट एडजॉइंस द सर्टन एपिस्टेमोलॉजी ऑफ क्रिटिक ब्राउट बाय क्रिटिकल सोशल थ्योरी। फॉलर वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोच टू लैंग्वेज इन द न्यूज़, अटेम्प्टिंग टू गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनली डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक। ही ब्राउट इन इशूज ऑफ पावर एंड आइडियोलॉजी टू द एनालिसिस ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट। अब रॉजर फॉलर का ये कहना था कि वो पहले कुछ लोग जो थे उनमें शामिल थे जिनका ये कहना था कि हमें सिर्फ जो है लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए न्यूज़ में, बल्कि उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि ये किस तरह से पावर को और आइडियोलॉजीज़ को शो करती है। और उन्होंने ना लैंग्वेज को देखने का एक जो क्रिटिकल नज़रिया था वो दिया था। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने ये बताया हुआ है कि अब सीडीए के मुताबिक ना जो कोई भी लैंग्वेज होती है ना वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होती है, ठीक है। हर टेक्स्ट के अंदर, जैसे अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट की एग्जांपल ले लें, उसमें सोसाइटी और पॉलिटिक्स का असर होता है, वो उनसे लिंक्ड होती है। इस तरह जो सीडीए का नाम है ना वो भी इसका मतलब है छुपे हुए मीनिंग ढूंढना, हिडन जो मीनिंग्स होते हैं उनको फाइंड करना, जो लैंग्वेज में बेसिकली नेचुरल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात हो रही है कि सीडीए पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्रिटिसिज्म के क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहले तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि सीडीए जो है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन यानी एक राय है, कोई एनालिसिस नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बायस्ड है और पॉलिटिकल है। जिस तरह विडसन और स्टब्स ने भी कहा था कि सीडीए को क्रिटिसाइज ये कह के किया था कि ये कोई एनालिसिस नहीं है बल्कि सिर्फ ओपिनियन देता है। तो विडसन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप रीड कर लें। इसके अलावा कुछ जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसा कि फेयरक्लॉफ और शिलार्की ने ये कहा था कि सीडीए जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है और वही इसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है, ठीक है। और जो मेथड इनका मिक्स होना है यानी प्लूरलिज्म, तो वो इसकी कोई वीकनेस नहीं है बल्कि इसकी एक स्ट्रेंथ है। ये फेयरक्लॉफ का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा सीडीए का जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है तो उसकी खासियत है, बल्कि वो इसकी कोई कमी नहीं है। फिर लास्ट में हमारे पास फाइलो का कॉन्सेप्ट बताया गया है और इन्होंने ये कहा था फाइलो हैज़ रिसेंटली आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ एन इंटीग्रेटेड एनालिसिस ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड सर्कुलेशन एंड क्लेम्ड दैट सीडीए हैज़ नॉट बीन एबल टू अकाउंट फॉर द फुल साइकिल ऑफ न्यूज़ डिस्कोर्स। दिस इज़ अ नीड टू लुक फॉर कम्प्रिहेंसिव रिविजिटिंग ऑफ सीडीए फॉर न्यूज़ डिस्कोर्स। इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सीडीए का जो एक पूरा न्यूज़ का प्रोसेस है ना उसको समझना चाहिए, यानी कोई भी न्यूज़ कैसे बनी है, उसकी प्रोडक्शन को, उसकी रिसेप्शन को कि लोगों ने उसको कैसे समझा है, और सर्कुलेशन को कि वो फिर सोसाइटी में किस तरह से फैली है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि सीडीए का दोबारा जायज़ा लिया कि किस तरह से जो मीडिया डिस्कोर्स है उसको सीडीए को रीविजिट करके उसको मीडिया डिस्कोर्स को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। द टाइम प्लान इन द एनालिसिस ऑफ जर्नलिस्टिक टेक्स्ट। Until recently, time had largely been unaccounted for an existing literature on discourse analysis of journalistic text. Most forms of analysis do not express awareness of time sequence of text, nor do they
क्लियरली एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रीवियस डिस्कर्सिव पोजीशंस ऑन सब्सिक्वेंट वंस। अच्छा जी, इस टॉपिक में बेसिकली ये बताया गया है कि जब हम कोई जर्नलिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है एनालिसिस का, टाइम, लेकिन उसको मोस्टली इग्नोर किया जाता है, उस पर फोकस ही नहीं होता। जब हम न्यूज़ आर्टिकल या किसी भी मीडिया टेक्स्ट का तजिया करते हैं ना, तो वो ज़्यादातर रिसर्चर जो होते हैं वो नहीं देखते कि ये जो टेक्स्ट है ये इसका वक्त के साथ कैसे रिलेशन है, और टेक्स्ट जो होते हैं वो वक्त के साथ कैसे बदलते हैं। अब जो CDA का बेसिकली एनालिसिस होता है उसमें हम ये समझती नहीं है कि क्या चीज़ पहले थी और क्या इसके बाद हुई, और ये भी नहीं बताते कि जो पहले वाला डिस्कोर्स था उसने बाद वाले डिस्कोर्स को कैसे इफ़ेक्ट किया था। तो इस सिलसिले में कुछ स्कॉलर्स के यहाँ पे उनका जो नज़रिया था वो बताया गया है। जिस तरह हेड कहते हैं कि also argued for an analysis of temporal context in critical discourse analysis। वैन डाइक कहते हैं कि explicit theory of context जो है वो मिसिंग है। अच्छा, हैट ने जो फोकस है वो इस चीज़ पे किया था कि डिस्कोर्स का जो टेम्पोरल एनालिसिस है ना, यानी जो वक्त का कॉन्टेक्स्ट है उसको भी देखना चाहिए। वैन डाइक ने कहा था कि CDA में जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए कोई क्लियरली थ्योरी नहीं है, और फेयर क्लाफ ने फिर इंटरटेक्सचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उनका कि हर टेक्स्ट दूसरे से लिंक्ड होता है, इसको रिवाइज़ किया। लेकिन ब्लॉमर्ट और बल्कियन ने ये कहा कि सिर्फ जो इंटरटेक्सचुअलिटी है ना वो वक्त के एनालिसिस के लिए काफ़ी नहीं है, यानी सिर्फ ये देखना कि ये उस टेक्स्ट से एनालिसिस मतलब एक टेक्स्ट दूसरे से रिलेटेड है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। यानी हमें जो वक्त का पहलू है उसको उसकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रूथ वर्डिक ने ये कहा, उन्होंने डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच जो है उसके बारे में बात की कि जो CDA होता है वो किस तरह हिस्ट्री के साथ लिंक्ड होता है, वक्त के साथ साथ किस तरह उस पर असर पड़ता है। अब वक्त क्यों ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी जब न्यूज़ को हम देखते हैं ना वो अलग या तनहा नहीं होती है, कोई भी जो टेक्स्ट होता है ना वो अलग नहीं होता, यानी ऐसे नहीं होता कि किसी पॉलिटिशियन ने आके वैसे जनरली कोई बात कर दी, वो लिंक्ड होता है। अगर इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले कोई तकरीर की जा रही है तो वो उनका मकसद क्या होगा, लोगों को इलेक्शन के लिए अवेयरनेस देना, अपने हक में उनकी राय को हमवार करना, ठीक है। और अगर कोई किसी मुखालिफ पार्टी के बारे में बात कर रही है तो वो ये सिर्फ आवाम को ये बताने के लिए नहीं कर रही कि आप उनको वोट देंगे तो कोई नुकसान होगा या वो अच्छी पार्टी नहीं है, बल्कि वो उनके जो वोटर्स हैं उनको कम करना चाहती है और अपने वोटर्स को बढ़ाना चाहती है। तो हर टेक्स्ट जो होता है, हर जो डिस्कोर्स होता है वो दूसरे से लिंक्ड होता है, कभी भी तनहा नहीं होता, और वो एक टाइम लाइन का हिस्सा होता है। जिस तरह मैंने अभी इलेक्शन की एग्जांपल दी कि जब इलेक्शन होने वाले हैं तो और तकरीरें होंगी, जब इलेक्शन हो चुके होंगे तो और होंगी, तो टाइम के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि एक इशू मीडिया में कैसे डेवलप हुआ है और उसका मीनिंग जो है वो बदला कैसे है। अब जिस तरह इमरान खान जो है वो जेल में है, अब उनके जेल के होने के बारे में, यानी ये एक टॉपिक है, इसके बारे में जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टी है, वो किन अल्फाज में बात करती है, और जो इमरान खान की पार्टी है या उनके वोटर्स हैं वो किस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं। तो सिर्फ यानी पास्ट को नहीं बल्कि एक ही वक्त में चलने वाले मुख्तलिफ जो डिस्कोर्सेज होते हैं ना उन सब का आपस में कंपैरिजन करना चाहिए। तो इसे कहते हैं सिंक्रोनिक एनालिसिस। सिंक्रोनिक एनालिसिस का मतलब है वक्त के साथ साथ चेंजेस को देखना और एक ही वक्त में, और अगर हिस्ट्री के साथ उसको रिलेट करें तो वो डायक्रॉनिक एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम यानी उससे पहले क्या हुआ और उससे बाद क्या हुआ, अगर हम इस चीज़ की एग्जांपल लें तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जो PTI की स्पीचेस होती हैं बाज़ औक़ात कहा जाता है कि ये बहुत तशद्दुद फैलाते हैं, और इस तरह से ना उनके साथ यानी एक उन नेगेटिव थिंकिंग रिलेट करने की कोशिश की जाती है। तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर वो इस तरह की कोई अल्फाज, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करें तो उसके पीछे रीज़न क्या, उससे पहले उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत होगी। डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज ऑफ सोशल एक्टर्स। डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है कि यानी लोग जो हैं वो किस तरह से मीडिया में अपनी रियलिटीज़ को शेप करते हैं, ठीक है। अब ये सोशल एक्टर्स कौन होते हैं, जो किसी इंसिडेंट के वक्त ना वहाँ पे मौजूद थे, या जो इंसिडेंट को या कोई भी जो इम्पोर्टेंट एक कोई ख़बर हो गई उसको आवाम तक पहुँचाते हैं। पॉलिटिशियन कोई भी इम्पोर्टेंट वाक़या हो जाए मुल्क में, उसमें अपनी राय दे रहे होते हैं, उनके ज़रिए आवाम तक खबर पहुँच रही होती है। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वहाँ पे पुलिस इसमें अपना रोल प्ले कर रही होती है। इस तरह वहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं, आई विटनेसेस, वो होते हैं, और NGOs वगैरह होती हैं। अगर कोई जुल्म वगैरह हो जाए या इस तरह का कोई वाक़या हो जाए नेगेटिव, तो वहाँ पे ये लोग जो होते हैं फिर ये जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना उसको फिर मीडिया तक लाते हैं, तो ये होते हैं सोशल एक्टर।
अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जर्नलिज्म इज़ टिपिकली अ डिस्कर्सिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यानी जो जर्नलिज्म होता है ना वो सिर्फ हकीकत बयान करने का नाम नहीं है, बल्कि ज़ुबान के ज़रिए रियलिटी को दोबारा शेप कर रहा होता है। अब जो जर्नलिस्ट होते हैं वो किसी वाक़े को अपनी आंखों से तो नहीं देखते, वो लोगों से, सोशल एक्टर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सोशल एक्टर जैसे पॉलिटिशियन, पुलिस, आई विटनेसेस, NGOs वगैरह हो गई। अब ये जो सोशल एक्टर्स होते हैं ये मीडिया के लिए मालूमात का एक सोर्स होते हैं। अब ये लोग जब कोई वाक़या बयान कर रहे होते हैं तो ये उसमें अपना एक नुक्ता नज़र पेश कर रहे होते हैं और ऐसी ज़बान का यूज़ कर रहे होते हैं जो उनके इश्यूज़ को इम्पोर्टेंट बना दे। जैसे लेट्स सपोज अगर किसी के सामने मर्डर हो जाए तो ये न्यूज़ अगर हमें मीडिया में दिखाई जा रही होगी, हमें ये खौफनाक वाक़या लगेगा, लेकिन जो आई विटनेसेस होंगे ना, जो वहाँ पे मौजूद लोग होंगे, अगर आप उनसे सुने तो वो ज़्यादा इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जो उस वाक़े को ज़्यादा खौफनाक बना दे। ऐसा वो क्यों करते हैं? वो मीडिया की अटेंशन हासिल करने के लिए भी ऐसा करते हैं, और दूसरा उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा होता है तो वो उनके लिए ज़्यादा उसको वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बयान कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, यानी A good method of discourse analysis should account for those two levels of discursive intervention over a certain object, the source or social actor intervention and journalist intervention। ठीक है, दो तरह के लेवल हैं, एक है सोशल एक्टर इंटरवेंशन, दूसरा है जर्नलिस्ट इंटरवेंशन। सोशल एक्टर जो है उसने क्या कहा है, उनका स्टाइल था बोलने का, उनके जो लफ्ज़ थे और उसकी जो टोन थी वो कैसी थी, और जर्नलिस्ट ने फिर उनकी बात को कैसे एक न्यूज़ बनाकर पेश किया। जैसे कोई अगर वार या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो आर्मी होती है वो कुछ और कह रही होती है और जो सियासी रहनुमा होते हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं, और इसी तरह जो लोग अमन चाहते हैं, अमन के सपोर्टर होते हैं, वो कुछ और कहते हैं। तो इन सब के पास ना अपना एक अलग नैरेटिव होता है, वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए उसमें अपने नुक्ते नज़र के साथ रिलेट करके पेश कर रहे होते हैं। अगर हम इन सब के डिस्कोर्सेज का तजिया करें तो समझ आता है कि जो मीडिया है ना वो किस साइड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो है जिस तरह इन्होंने वार की एग्जांपल दी कि आर्मी का भी नज़रिया, आर्मी का जो नज़रिया है उसको भी हम स्टडी करें, सियासी रहनुमाओं की भी हम गुफ्तगू सुने, जो अमन के सपोर्टर हैं उनको भी देखें, तो हमें समझ में आता है कि मीडिया जो है वो किसकी साइड पे है, किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन सी जो आवाज़ है वो छुपाई गई है और कहाँ पे बायस मौजूद है। अब इसमें इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के नाम आपने याद रखने हैं, कौन कौन से स्कॉलर थे। वैन डाइक ने ये कहा था, वैन डाइक जो है ना उन्होंने जर्नलिस्ट की सोच और उनके जो लिखने के तरीके हैं ना उनका तजिया किया, लेकिन उन्होंने सोशल एक्टर की जो पहले के डिस्कोर्सेज थे ना उनको नहीं देखा। इसी तरह से जो फेयरक्लॉफ थे उन्होंने इंटरटेक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और लेकिन उन्होंने भी ना ये नहीं देखा था कि जो सोशल एक्टर्स होते हैं वो इशू को मीडिया के लिए कैसे शेप करते हैं। तो सोशल एक्टर का जो रोल था उसको दोनों राइटर्स ने, दोनों स्कॉलर्स ने इग्नोर किया। अब रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हमें सोशल एक्टर के डिस्कर्सिव स्ट्रेटजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, जाहिर है जो पहले वाक़या था वो उन्होंने हमारे सामने लाया और फिर उस पर तजिया हुआ कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन हम तक तो वो बात पहुंची है ना जो सोशल एक्टर ने कन्वे की है। तो उनकी जो टॉक है, उनकी जो टोन है, उनके जो अल्फाज हैं उन पे भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्स्ट्रा एंड सुप्राटेक्सचुअल इफेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा जी, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है एक्स्ट्रा और सुप्राटेक्सचुअल इफेक्ट का ये मतलब है कि जो टेक्स्ट के रियल लाइफ में असरात होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, इस टॉपिक में बेसिकली ये पूछा गया है कि व्हाट कंसिक्वेंसेस डू टेक्स्ट हैव फॉर द होल ऑफ डिस्कर्सिव फील्ड, हाउ डज डिस्कोर्स इम्पैक्ट ऑन अ शेप एंड एवोल्यूशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज। फॉर एग्जांपल जॉर्ज वाशिंगटन स्पीचेस ऑन द वार ऑन टेरर इन्फ्लुएंस मीडिया डिस्कोर्सेज ऑन टेररिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंश्योरिंग एक्शंस। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि जो टेक्स्ट होता है जैसे स्पीचेस हो गई, कोई आर्टिकल्स हो गए, तो वो सिर्फ क्या लफ्ज़ों तक ही महदूद होते हैं या उनका सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर भी असर होता है। तो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है जॉर्ज बुश की। उन्होंने जब वार ऑन टेरर की स्पीच की थी तो उसके बाद क्या हुआ, मीडिया ने टेररिज्म को उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया था जो जॉर्ज ने अपनी स्पीच में दिखाया था। इसी तरह से नए कानून बने थे जिनका नाम था पैट्रियट एक्ट, और पब्लिक और जो इंटरनेशनल सोसाइटी थी उसका भी एटीट्यूड बदला था। अब इसका ये मतलब है कि जो ज़ुबान है वो सिर्फ एक बात बताने का ज़रिया नहीं है बल्कि ये हकीकत को भी बदल सकती है। फिर हमारे पास वुडिक और मेयर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज़ अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकुलर डिस्कर्सिव पार्टिकल्स प्रैक्टिसेस एंड द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्शन इन विच दे आर एम्बेडेड।
वुडिक और मेयर ने ये कहा था कि ज़ुबान और एक्शन का भी आपस में दो तरफा ताल्लुक़ होता है, यानी जो कुछ कहा जाता है ना उसका असर इंस्टीट्यूशन पे भी होता है। कैसे इंस्टीट्यूशन, जैसे मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गई, इन पर भी उसका असर होता है और उनका फिर ज़ुबान पर भी असर होता है। एक्स्ट्रा टेक्सचुअल और सुप्रा टेक्सचुअल इफ़ेक्ट को अगर हम डिटेल से स्टडी करें तो एक्स्ट्रा टेक्सचुअल का मतलब है टेक्स्ट से बाहर के असरात, जैसे किसी भी, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन की हमने स्पीच पढ़ी तो उसका फिर असर किस चीज़ पे हुआ, कवानीन पे हुआ, जो है वो नॉर्मली लोगों की लाइफ पे हुआ, तो पॉलिसीज़ पे भी असर होता है। और सुप्रा टेक्सचुअल का मतलब होता है टेक्स्ट के ऊपर के असरात, यानी सोच का सिस्टम बदल जाता है और एक डोमिनेट व्यू जो होता है ना वो हावी आ जाते हैं। मीडिया डिस्कोर्स जो है वो इस काबिल हैं कि वो सोसाइटी को बदल सकें, ठीक है, यानी मीडिया में जो चीज़ एक्सप्रेस करेंगे, आप कन्वे करेंगे तो वो पूरी सोसाइटी पे असरअंदाज होगी और सोसाइटी को रीशेप भी कर सकती है। फिर हमारे पास यहाँ पे कार्वेलो का कॉन्सेप्ट बताया गया है। टू एड्रेस दिस कार्वेलो प्रपोज दैट कैटेगरी ऑफ डिस्कर्सिव इफेक्ट आर प्रोसेसेस दैट आर लिंक्ड टू टेक्स्ट बट अकर आउटसाइड द टेक्स्ट और अबव इट. Moreover, these are not the direct consequences of the actor's discursive intervention, but are often dependent on a variety of discursive causes and circumstances and show the constraining force of discourse. अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे कार्वेलो ने ये बात की कि जो डिस्कर्सिव इफ़ेक्ट्स है ना, यानी वो असरात जो टेक्स्ट के ज़रिए शुरू होते हैं लेकिन टेक्स्ट से बाहर होते हैं, कवानीन में, पॉलिसीज़ में, सोसाइटी में। अब डिस्कर्सिव इफ़ेक्ट की 3 टाइप्स हैं, डिस्कोर्स स्ट्रक्चरलिज्म, और यानी जब एक ख़ास तरीके गुफ्तगू गालिब आ जाए, जिस तरह 9/11 का वाक़या आप कह सकते हैं, उसके बाद यूएस मीडिया में सिर्फ एक ही एंगल चला था गवर्नमेंट में। और डिस्कोर्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी जब ज़ुबान या गुफ्तगू जो है ना वो इंस्टीट्यूशन या कवानीन को बदल दे, जिस तरह पैट्रियोट एक्ट की हमने एग्जांपल पढ़ी। तो जब जो है वो एक डिबेट या एक मसला ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कोई साइंटिफिक या पॉलिटिकल इशू को बंद कर देना हो, तो इसे सुप्रा टेक्सचुअल प्रोसेस कहते हैं। अब डिस्कोर्स का जो असर है ना वो सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं होता, ठीक है। इस पूरी टॉपिक से हमें क्या समझ में आई है कि डिस्कोर्स जो होता है वो सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये सोसाइटी, कानून और इंस्टीट्यूशन तक जाता है। और जैसे जिसे समझने के लिए ना हमें टेक्स्ट के जो बाहर और जो ऊपर के असरात हैं, यानी सुपर टेक्सचुअल, उनका भी तजिया करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।